Hello guys, how are you? I'm fine and I hope so you are also fine there. So it's me JP Sinha, you already know me, PGT Physics at Ekalavya Educational Complex. So guys, today we are here to learn the part 4 of the force and laws of motion chapter. Okay, आज हम लोग पार्ट 4 को स्टडी करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में। एंड पार्ट 4 में हम लोग जो स्टडी करेंगे वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में करेंगे। बट गाइज, बिफोर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग को सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स को जानना होता है। ओके, सो उन चीज़ों को स्टार्ट हम करते हैं। स्टार्ट करते हुए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से यू दैट part 3, part 2 and part 1 videos are already uploaded on the site, YouTube site MO Scire. Okay guys, so you can watch them and you can have knowledge of these parts. Okay guys, so let's start now. It is the part 4 of force and laws of motion. Okay guys, part 4. So first of all we need to know what I have explained in the part 3. What I have explained in the part 3. In part 3 I have explained you about the inertia. Okay guys, and about how to change the inertia. This is about in the first part 3. पार्ट 3 में मैंने इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया था गाइस। इनर्शिया को एक्सप्लेन किया था, इनर्शिया क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन किया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं। ओके, इसको मैंने डिटेल किया था, डिस्क्राइब किया था। ओके, तो एक बार हम फिर से इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ले लेते हैं एंड देन आफ्टर हम आगे बढ़ते हैं। तो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्या है गाइस? इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है टू मेंटेन इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन को मेंटेन करना ही इनर्शिया कहलाता है। ओके, अपने इनिशियल पोजीशन को मेंटेन करना। अब जैसे इनिशियल पोजीशन अगर किसी बॉडी का रेस्ट है, ओके, तो ये बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहेगा। यही कंडीशन इसका क्या कहलाता है? इनर्शिया कहलाता है। जब तक इस पे फोर्स ना लगे, जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तब तक ये रेस्ट में ही रहना चाहता है। ओके गाइस, तो ये इनर्शियल जो है एक टेंडेंसी है किसके लिए? मेंटेन करने के लिए अपने इनिशियल कंडीशंस को। अपना जो इनिशियल कंडीशन था, पहले का कंडीशन था, उसको मेंटेन रखने के लिए ये चीज होता है। ओके, अगर कोई बॉडी पहले से मोशन में ही है, लेट सपोज ये मूवमेंट में, मोशन में ये बॉडी, ओके, तो ये बॉडी मोशन में है, तो ये मोशन में ही रहना चाहेगा। ये इसकी टेंडेंसी है एंड दिस टेंडेंसी विल बी कॉल्ड इनर्शिया। ओके गाइस, अब उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैंने एक्सप्लेन किया था। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप जानते हो न्यूटन के थ्रू दिया गया, तो इट कैन आल्सो बी कॉल्ड द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गाइस। इसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले लॉ में क्या है गाइस कि यहाँ पे न्यूटन ने बताया था सेम इनर्शिया वाले टर्म्स को कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा। कब तक? जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तब एक्सटर्नल फोर्स अगर लग जाए तब ये बॉडी रेस्ट में ना रह करके अब किस सिचुएशन में आ जाएगा? तो अब ये मोशन में आ जाएगा। ओके गाइस, सिमिलरली अगर कोई बॉडी पहले से मोशन में है, ओके, और इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग गया तो ये बॉडी मोशन से हट करके किस कंडीशन में आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। इसके लिए गाइस मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए एक शॉर्टकट टर्म भी बताया था आपको। दिस इज नो फोर्स नो एक्सेलरेशन। व्हाट इज इट? इट इज नो फोर्स नो एक्सेलरेशन। इसका भी वही मीनिंग निकलता है बच्चों कि जब तक बॉडी पे फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा तब तक बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन एक्चुअली क्या करता है बॉडी में? आप जानते हो, एक्सेलरेशन ईदर इंक्रीज द स्पीड ऑफ द बॉडी और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द बॉडी। ओके, एक्सेलरेशन दोनों ही काम करता है, या तो बॉडी की स्पीड को इंक्रीज भी करता है या डिक्रीज भी करता है। तो जिस समय इंक्रीज करेगा बॉडी के स्पीड को, इसका मतलब उस समय बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाएगा। एंड जिस समय डिक्रीज करेगा उस समय बॉडी को मोशन से कहां ले जाएगा? रेस्ट में।
तो दोनों ही कंडीशन में वहां पे फोर्स रिक्वायर है। अगर फोर्स नहीं होगा तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, और एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ना तो कोई बॉडी स्पीड अप हो पाएगा गाइस, ना ही कोई बॉडी स्पीड डाउन हो पाएगा। ओके, ना स्पीड अप होगा ना स्पीड डाउन होगा, इन दोनों में से कुछ नहीं होगा। और कुछ नहीं होगा तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि बॉडी जिस कंडीशन में था पहले बिल्कुल उसी कंडीशन में रह जाएगा। यही आप कह सकते हो, इससे कंक्लूजन ये निकलता है। तो दीज आर द टर्म्स दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द पार्ट 3 एंड नाउ इन द पार्ट 4 गाइस we have to discuss about the second law of motion. What we have to discuss here? We have to discuss about the second law of motion. Okay, so in the second law of motion we know that the momentum has been described. आपको पता होगा कि मोमेंटम इसमें डिस्क्राइब किया जाता है। आपको इसके बारे में पहले से मैंने कई सारे इंफॉर्मेशन दिया भी है। तो इसमें मोमेंटम को डिस्क्राइब किया जाता है। तो मोमेंटम को हम कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ये देखते हैं। ओके, तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ओके, आई एम इरेजिंग इट। So guys, as we know the second law of motion is also termed as law of change of momentum. Okay guys, it is also known as law of change of momentum. So first we need to know what is the momentum word says here. यहाँ पे ये momentum word क्या कहता है, जब तक ये नहीं समझेंगे हम लोग तब तक हम लोग चेंज ऑफ मोमेंटम कहाँ से समझेंगे यार। तो हम लोग अभी क्या करने वाले गाइस, पहले इस मोमेंटम वर्ड पे फोकस करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू नो व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम होता क्या एक्चुअली ये जानने वाले हैं। ओके, तो लेट मी डिवाइड द बोर्ड इन द टू हाफ्स। ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द मोमेंटम इन दिस हाफ एंड आफ्टर दैट we will come again in this half and we will write here the law of change of momentum, that means the second law of momentum. Okay, so first consider about this half. Okay, here I have taken the topic momentum, and what is momentum now we need to define. So momentum is actually the impact of velocity on the mass of the body. What is momentum? Momentum is the impact of velocity on the mass of the body, okay guys, ये मास ऑफ द बॉडी पे वेलोसिटी का इम्पैक्ट होता है। जैसे सपोज एक कोई m मास का बॉडी है, m मास का कोई एक बॉडी है, तो इस बॉडी पे कोई फोर्स लगने के कारण एक वेलोसिटी आ गई। लेट्स से ये वेलोसिटी कुछ u है, तो इस वेलोसिटी के कारण अब अगर ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो इसका इम्पैक्ट ही कुछ और होगा। जैसे आप सिंपली आप इस तरह से समझो ना, लेट सपोज आपको एक स्टिक से कोई ऐसे मार रहा है, जैसे आपको टीचर्स ने जरूर मारा होगा स्कूल में, क्लासेस में, मुझे भी एक दो बार मार लगी है। ओके, सो तो उस समय मार लगने के टेंडेंसी में क्या होती है, देखिए स्टिक से, कि जब आप स्टिक से ऐसे पीटते हो किसी को तो स्टिक एक वेलोसिटी में होता है, यहां से स्टिक को स्पीड अप करके लाया जाता है। अगर इस स्टिक को मैं बहुत स्लोली स्पीड में ऐसे लाऊं और ला करके तब यहाँ हाथ पे ऐसे पटकूं तो क्या ये चोट लगेगा? उतना ज्यादा नहीं लगेगा। बट अगर मैं इसी को थोड़ा शार्प वेलोसिटी से, थोड़ा तेज वेलोसिटी से लाके ऐसे हाथ पे पटकूंगा तो देखो ये चोट भी लगेगा एंड इट साउंड्स ऑल्सो, ये आवाज भी देखिए कर रहा है, ऐसे ये आवाज भी करेगा। ओके, जैसे ही इस पे चोट लगेगा तो लाइक दैट। और अगर इसको हम धीरे धीरे ऐसे लाएं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चोट नहीं लगेगा। तो इट सेज दैट, इट मींस व्हाट, इट मींस कि जैसे ही इस पेन में या इस स्टिक में वेलोसिटी आया तो इसका इम्पैक्ट इस हाथ पे कुछ अलग ही था। अगर इसमें वेलोसिटी कम था तो इसका इम्पैक्ट बहुत कम था। ओके, तो ये जो इम्पैक्ट आता है ना बॉडी में, उसके वेलोसिटी के कारण, इसी इम्पैक्ट को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। और इन द सिंपल वर्ड्स यू कैन डिफाइन द मोमेंटम एज, मोमेंटम इज
द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके गाइस, सिंपली आप ये कर सकते हो। सो लेट्स से द मास इज m फॉर अ बॉडी। लेट्स से मास m है किसी का, एंड इट्स वेलोसिटी इज v, वेलोसिटी v है। देन मोमेंटम विल बी, तब मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे गाइस, मोमेंटम विल बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, ये हो जाएगा मोमेंटम। अब भाई मोमेंटम को हम एक्सप्रेस करते हैं p लेटर से। किस लेटर से डिनोट करते हैं, p से। गाइस याद रखिएगा, क्लास 8 में आपने सीखा है p फॉर प्रेशर भी होता है, बट क्लास 9th में यहाँ प्रेशर नहीं है, यहाँ p फॉर मोमेंटम है। और हाँ गाइस, कई जगह इसी मोमेंटम को स्मॉल p लेटर से भी डिनोट किया गया है। कई जगह आप देखोगे तो इसको स्मॉल p करके भी लिखा जाता है। तो डजेंट मैटर, आप स्मॉल p या कैपिटल P दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। सो p, मोमेंटम विल बी इक्वल टू मास, दैट मींस m, मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी, दैट मींस v। तो p इक्वल टू क्या फॉर्मूला हमारे लिए बन जाएगा, mv। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज योर इक्वेशन 1। ओके, एंड गाइज इफ यू वांट टू फाइंड द यूनिट ऑफ द मोमेंटम, अब अगर हम लोग इसका यूनिट निकालना चाहें, यूनिट ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहें, तब देखिए क्या हो जाएगा। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बच्चों, मीटर पर सेकेंड। सो दिस विल बिकम्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके गाइज, ये हमारा ऐसा यूनिट हो जाएगा, किसके लिए, मोमेंटम के लिए। सो मोमेंटम क्या है, ये कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मोमेंटम एक्चुअली प्रोडक्ट है मास एंड वेलोसिटी का। इसको हम इम्पैक्ट के फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो अगर इसका वेलोसिटी आप u समय कंसिडर किए थे, तो इस समय मोमेंटम क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू mu। अगर आप वेलोसिटी v कंसिडर करोगे, तब p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, mv। तो आप u से रिप्रेजेंट करो वेलोसिटी को या v से रिप्रेजेंट करो, दैट डजंट मैटर, but you have to multiply the mass with the velocity. You have to multiply the mass with the velocity, then you will get the momentum. Okay guys, so momentum क्या है आपने तो समझ लिया। okay? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कोशिश करूंगा कि उस डाउट को क्लियर कर दूं, किसी टॉपिक से रिलेट करते हुए उस टॉपिक को ला करके मैं उसको आपके प्रॉब्लम को दूर कर दूं गाइस। ओके, मेरा यही कोशिश रहेगा। But now we are moving on the law of change of momentum, that means second law of motion. इसको हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं गाइस, लॉ ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं गाइस। ओके, तो अब ये हमें क्या स्टेटमेंट देता है, इसको देखते हैं। लेट अस सी व्हाट दिस सेज। ओके, सो दिस थिंग सेज दैट द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी, applied force on the body is equal to rate of change of momentum of a body, rate of change of momentum of a body. Okay guys, this will be the equation and this will be the statement for the second law of motion. यही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का हमारा स्टेटमेंट होगा। आज गर्मी काफी ज्यादा है ना गाइस, चलिए कोई बात नहीं, गर्मी है तो क्या हुआ, पढ़ना तो है ही, आपको पढ़ना है एंड मुझे पढ़ाना है। सो लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि एक्सटर्नल अप्लाइड जो फोर्स होता है बॉडी पे, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स जो होता है बॉडी पे, वो इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो लेट सपोज कि ये एक बॉडी है जिस बॉडी m मास की थी और इसकी वेलोसिटी कुछ u थी पहले से गाइस, क्या था u। अब इस पे कोई एक एक्सटर्नल फोर्स F एग्जर्ट हुआ, तो F के एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट होने की वजह से इसी बॉडी का कंडीशन अब कुछ ऐसा हो गया है कि अब ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से। अब इसके स्पीड में कुछ इंक्रीमेंट आ गया या कुछ डिक्रीमेंट भी आ सकता है, डजंट नो। बस इतना आप समझ लो कि वेलोसिटी यहाँ चेंज हुआ, पहले कुछ u वेलोसिटी था, आफ्टर दैट ये v वेलोसिटी हो गया। ओके, ऐसा हो गया।
तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है यहाँ, ये एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इक्वल होगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ, किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। ओके गाइस, ये इसके इक्वल होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको हम चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम। क्या लिख सकते हैं बच्चों, चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम, क्योंकि रेट का डिस्कशन टाइम से होता है। ओके, रेट का डिस्कशन हमने टाइम से कर लिया और इधर तो फोर्स है, तो फोर्स इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, अब है चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम को कई जगह डेल्टा पी लिखा जाता है, डेल्टा पी फॉर चेंज ऑफ मोमेंटम, पी इफ मोमेंटम देन डेल्टा पी बी चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम। तो इसको फिर हम P2 माइनस P1 भी लिख सकते हैं बच्चों बाय टाइम। अब यही P2 माइनस P1 जो है इट विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ mv माइनस mu बाय t। देखो P2 मतलब सेकेंड टाइम का मोमेंटम, सेकेंड टाइम का, यहाँ पे जो सेकेंड टाइम है इस समय का मोमेंटम, तो P2 क्या हो जाएगा m into b। एंड P1 जो था गाइस वो पहले का मोमेंटम था, तो पहले का P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m into u। तो P1 P2 का वैल्यू मैंने पुट करा तो क्या आ गया mb माइनस mu अपॉन t। अब क्या करना है गाइस, यहाँ में से मेरे को m को कॉमन कर लेना है, तो इट विल बिकम b माइनस u अपॉन t। ओके, ये ऐसा बन जाएगा। अब जैसे ही ये b माइनस u अपॉन t बना, तो अब बताओ कि ये क्या कहलाता है, a हो जाता है, b माइनस u अपॉन t क्या बन जाता है, a। सो फाइनली गाइस f इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, m into a। This is the second law, this is the formula for second law, this is the equation for second law। यही हमारा न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से इक्वेशन ड्राइव होता है, F इज इक्वल टू ma, जिसको आपको फोर्स के डेफिनेशन में भी बताया गया था, बट ये नहीं बताया गया था कि ये होता कैसे है। अब आप इस सेकंड लॉ से समझोगे कि ये कैसे एक्चुअली होता है। ओके गाइस, so this was the second law of motion and I have also explained about the momentum here। So what you have to do now, you have to collect all the numericals from your book, from your exercise, okay, and from my assignments, that the assignment that I used to give you, okay। इन चीजों से आप न्यूमेरिकल्स कलेक्ट करने की कोशिश करो और उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके देखो। ओके, अगला जो हमारा वीडियोस होगा वो अगले वीडियो में हम लोग कोई थर्ड लॉ पे डायरेक्ट नहीं चले जाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग पहले इसके कई सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, कई सारे डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें हम लोग को अलग अलग कंडीशंस भी गिवन होता है, तो उन न्यूमेरिकल्स को पहले हम लोग सीखेंगे। आफ्टर दैट फिर उसके अगले वाले वीडियो में हम लोग थर्ड पार्ट में जाएंगे। ओके, सो गाइज इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से पढ़ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये सेकंड वाला लॉ। ओके, एंड हमें काफी यह नीडेड भी होता है। ओके गाइज, सो फाइनली अब आज के वीडियो में इतना ही। ओके, आज मैं इतना ही बता रहा हूं आपके लिए, बिकॉज यही काफी हो जाएगा और इससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस भी करना है, न्यूमेरिकल्स भी आपको बनाना है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइज, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, एंड तब तक के लिए आप घर पे अच्छे से रहो, बैठे बैठे आराम से पढ़ते रहो, सीखते रहो, हमारा वीडियोस देखते रहो, वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो, और चैनल पे नए हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, अब मैं एंड करता हूं। सो टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस।